सामान्य हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला। इस क्लास को देख करके आप ये जान पाएंगे कि हमारी वर्णमाला कितनी तार्किक है। विश्व की किसी वर्णमाला से, चाहे वो अंग्रेजी हो और कोई हो, उससे इसकी टैली करेंगे तो कितने तार्किक है। हमारे यहाँ स्वर है, स्वर भी ह्रस्व और दीर्घ के क्रम में है। इसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन भी अपने उच्चारण स्थान के अनुसार व्यवस्थित हैं। और सारी ध्वनियों को, हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सारी ध्वनियों को ये वर्ड आराम से व्यक्त कर सकते हैं। वर्ड मतलब होता है, वर्ड पहले देखते हैं। वर्ड होता है कि जिसके और खंड ना हो। अक्षर एक आता है शब्द अक्षर, अक्षर या वर्ड जिसके खंड ना हो, अक्षर या क्षर ना हो, जो क्षरण ना हो जिसका। और स्वर और व्यंजन हम जानते हैं हमारी वर्णमाला, और उनके समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों में स्वर और व्यंजन से बना है। स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ये सब अच्छी तरह जानते हैं। अब ये देखते हैं स्वर कैसे हैं, व्यंजन क्या हैं। पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर को अगर लिखा जाए तो इसमें पहले तो ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। अगर ह्रस्व की बात की जाए तो ह्रस्व होता क्या होता है, छोटा आ, छोटी और ऊ, इसके अलावा री। ठीक। दीर्घ जो हमारी स्वर हैं वो बड़े ह्रस्व में, दीर्घ में। दीर्घ मतलब जो बड़ा हो, यानी इसी में अगर इसी को मिला दे, यानी आ प्लस आ कर दीजिए तो ये हो गया बड़ा। इसी तरह से ई प्लस ई, ये बड़ा ई हो गया, हरा दीर्घ ई हो गया। ऊ प्लस ऊ, ये बड़ा ऊ हो गया या दीर्घ ऊ हो गया। इसके बाद री। इसी तरह से संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत जैसे आ प्लस ई, ए हो गया। आ प्लस इसमें ई जोड़ दिए तो ए हो गया। आ प्लस ऊ करिए तो ओ हो गया। और आ प्लस ओ करिए तो औ हो गया। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन हो गए। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, संयुक्त हो गया। एक प्लुत होता है, प्लुत। प्लुत मतलब इसको 3 से लिखते हैं। जैसे ओम अगर हमें लिखना हो तो ओ 3 अक्षर, यानी यहाँ देखिए ह्रस्व में केवल सिंगल है, मतलब अकेला है। इसको जब 2 बार मिलाए तो बड़ा मात्रा के साथ बन गया। और इसमें ये ओम की जो ये है लिखा गया, ये 3 प्लुत जो लिखा गया, इसमें 3 गुना शब्द लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। यानी ये एक मात्रिक हो गया, इसमें एक मात्रा है, एक मात्रिक स्वर कहते हैं इसे। और एक तना जो है, जो दीर्घ होता है, ये द्विमात्रिक स्वर होता है, द्विमात्रिक। और ये जो होता ओम, यानी ओम जब हम पढ़ते हैं तो 3 थोड़ा लंबा ओम इस तरह से निकालते हैं, तो इसमें 3 गुना टाइम लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना। तो इसे त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। स्वर आप समझ गए, व्यंजन समझ गए, वर्ड समझ गए। ठीक। अब व्यंजन की बात आती है। व्यंजन यहाँ लिखते हैं। व्यंजन पहले ये वर्गीय, इनको स्पर्शी व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे का वर्ग, वर्गीय व्यंजन कहते हैं का वर्ग। इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये इतने तो हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए। इसके बाद अंतःस्थ हो गए हैं। अंतस्थ मतलब या, रा, ला, वा। और इसके अलावा उस्म, उस मतलब सा, सा और हा। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन पहले इसको लिख दे, का, खा, ये तो आप जानते हैं, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। ये हो गया टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये हो गया ता, था, दा, धा
और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये हो गए, अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये नए हैं, या, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये इतने संयुक्त व्यंजन यूज होते हैं। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। एक द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन ये यूज करते हैं, जैसे अड़ा, अड़ा नहीं ढ़ा, अड़ा, अड़ा और ढ़ा, दो व्यंजन। और इसके अलावा एक और होता है अनुसार, ये बिंदी जो लगाते हैं, और विसर्ग, इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। विसर्ग का चिन्ह ये दो लगा के लगा देते हैं, जैसे आता तो ये विसर्ग हो गया। इतने होते हैं हमारे पास, ये हैं। अब इसमें भी देखिए, ये तो स्पर्शी व्यंजन है, ये बता दे रहे हैं आपको, स्पर्श से बोले जाते हैं। कहाँ से स्पर्श होता है ये बता रहे हैं, ये यहाँ लिख देते हैं स्पर्श। ये स्पर्शी व्यंजन इन्हें कहा जाता है। अंतस्थ है, उष्म है, संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन और अनुस्वार। अब देखिए का वर्ग, का, खा, गा, घा, कहाँ से निकलती है आवाज़? का, खा, गा, घा, कहाँ से जो आवाज़ है, ध्वनि है, हम जानते हैं कि ये जो व्यक्त करते हैं ध्वनियों को व्यक्त, अगर हम मुंह से बोलते हैं ध्वनियाँ हैं, और ये संकेत उसके ध्वनियों के संकेत हैं ये। तो का, खा, गा, घा कहाँ से निकल रहा है? कंठ से, कंठ से निकल रहा है। अब ये चा, छा, जा, झा, या तालु या जीभ से, तालु से। टा, ठा, डा, ढा, तालु से थोड़ा ऊपर चला गया, यानी टा, ठा जब बोलेंगे तो मूर्धा उसे कहते हैं, मूर्धा से निकल रहा। ठीक, ता, था, दा, धा, ना, ये दांत से निकल रहा, दंत। ठीक, और पा, फा, बा, ओठ, ओष्ठ। ठीक, तो ये यहाँ से स्पर्श करते हुए निकलते हैं। लेकिन या, रा, ला, वाह, तो चारों पढ़िए। या कंठ हो गया, रा तालु हो गया, ला दांत हो गया, वाह ओठ हो गया। मतलब ये चारों स्पर्श तो करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं करते। या कंठ से आता है लेकिन पूरी तरह कंठ से नहीं आता। रा कहेंगे मतलब ये तालु से आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। ला भी मूर्धा में जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं। वाह ओठ में है लेकिन ठीक से नहीं सटता, यानी आधे हैं। तो ये अंतस्थ तो है लेकिन इसे इसलिए अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर यानी स्पर्श तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक, उष्म व्यंजन, उष्म मतलब इसलिए कहा जाता है सा हा, मतलब इनको बोलने में ज़्यादा मेहनत लगती है और घर्षण होता है, तो इस वजह से इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। सा हा को, छा को छा, त्रा, जैसे त्रा लिखना हो ता हलंत प्लस रा, इस तरह से छा। तो छा, ज्ञा, स्रा, ये सब कैसे हैं? ये सब दो व्यंजन से मिलके बने हुए हैं, इस वजह से इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन है ड़ा, ढ़ा, अनुस्वार और विसर्ग। स्वर में हमने देखा कि जैसे स्वर ह्रस्व आपने देख लिया, दीर्घ देख लिया, संयुक्त व्यंजन देख लिया, प्लुत देख लिया। दो और होते हैं इसमें, जैसे यहाँ अनुस्वार है, विसर्ग है, यहाँ अनुनासिक और निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिक और निरनुनासिक, निरनुनासिक ये होते हैं। निरनुनासिक, अनुनासिक मतलब होता है जिनका जो ये स्वर होते हैं, तो अनुनासिक मतलब होता है जैसे जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, जैसे दांत, दांत, आंगन। और निरनुनासिक मतलब जिनका केवल उच्चारण मुंह से हो, जैसे इधर, उधर, इस तरह से इसका केवल उच्चारण मुंह से हो। इसी तरह से अनुस्वार होता है। अनुस्वार मतलब ये व्यंजन है, इसको व्यंजन में रखते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। ये व्यंजन पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन ये स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन में गिने जाते हैं। स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन में गिने जाते हैं। जैसे अभी उदाहरण बता रहे हैं, अनुस्वार जैसे आप लिख रहे हैं, कोई शब्द लीजिए अंगूर, अंगूर। अब देखिए ये स्वर आ है, आ के ऊपर बिंदी, तो अंग जब बोलेंगे तो आ के बाद जो बिंदी है उसका उच्चारण आएगा, तो अंगूर। इसी तरह विसर्ग है, जैसे आता है, आता,
यानी ता में जो आ छुपा है उसके बाद अतः। ठीक, तो ये स्वर के बाद आते हैं लेकिन व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से ये जो है अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अब इसमें व्यंजन वर्ण में या इस वर्णमाला को कुछ भागों में और बांटते हैं, जैसे प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष। दो और देख लीजिए, यही दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिसमें प्राण मतलब जानते हैं प्राण वायु, हवा से जो होती है, मतलब उससे प्राण से होता है, यानी हवा जाती है, सांस जो लेते हैं। तो अगर कम हवा निकलती है तो वो अल्प प्राण व्यंजन है। अगर ज़्यादा हवा निकलती है तो, या हकार जैसी ध्वनि आती है तो, जैसे का अगर बोलते हैं आप, का, गा, अंगा। ठीक, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। इसके बाद या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये भी इसी में आ जाएगा अल्प प्राण में। ठीक, तो या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन हो गए इसमें। अब इस तरह से इस सेक्शन को देखिए आप, तो पहला, किसी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा कौन से व्यंजन है? ए अल्प प्राण है, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, पहला, तीसरा, पांचवा। यहाँ से या, रा, ला, वा, यानी ये अंतस्थ व्यंजन जो है, ये सब क्या है? ये हैं अल्प प्राण। अब महाप्राण देख लीजिए, बाकी जो बचे, जैसे खा, घा, ज़्यादा बोलने में मेहनत लग रही है, खा और घा। यहाँ से जो बचा है छा और झा, छा और झा। यहाँ से ठा और ढा, ठा और ढा। यहाँ से था और धा, था और धा। फा और भा, फा और भा। इसके अलावा सा, 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 हा, तीनों ये उसम व्यंजन सारे, सा, सा, सा और हा, ये सारे जो है किस में आ गए? महाप्राण में। अल्प प्राण, महाप्राण समझ में आ गया। इसी तरह से घोष और अघोष होते हैं, घोष, घोष और अघोष। जैसे घोष है, घोष मतलब क्या होता है? नाद, स्वर आना। तो स्वर तंत्रियाँ अगर झंकृत होती हैं, हम बोलते हैं जब, तो जो अगर मधुर, थोड़ी मधुरता है बोलने में, तो क्या है? घोष है। अगर मधुरता नहीं है तो अघोष है। जैसे अगर हम अंगा बोलें तो थोड़ी सी गा बोलें, तो इस तरह से थोड़ी सी का, खा, गा, घा, अंगा, गा, घा, अंगा। तो इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो जैसे का, अघोष अगर पहले देखिए तो का, खा, पहला, दूसरा, चा, छा, चा, छा, टा, ठा, टा, ठा, ता, था, ता और था। पहला, दूसरा, हर वर्ग का, पा, फा, पा और फा। इसी तरह से या, रा, ला, वा, सा, 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 तीनों सा, सा, सा और सा। ये हो गए अघोष व्यंजन। अगर घोष की बात की जाए तो घोष में क्या क्या आ जाएगा? जैसे गा, घा, अंगा, स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा झंकृत हो, थोड़ा सा स्वर अच्छा आता है, गा, घा, अंगा, यानी पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस दूसरा, ये क्या होता है? घोष में अघोष व्यंजन होता है। और घोष व्यंजन की बात करें तो घोष जो व्यंजन होता है, इधर लिख देते हैं मिटा करके, घोष व्यंजन, ये घोष हो गया पहला और दूसरा सबका, और सा, तीनों सा। अघोष व्यंजन के अंतर्गत, घोष व्यंजन के अंतर्गत जहाँ स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा झंकृत होती हैं, जैसे का, खा छोड़ दीजिए, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, पाफा हटा दीजिए,
तो पाफा जब हटाएंगे तो बा भा मा, बा भा मा। इसके बाद या रा लावा, या रा लावा, और यहाँ से हा निकाल लीजिए, हा, या रा ला वा और हा। और इसके अलावा सभी स्वर ये भी घोष हैं, आ म आ ई वो सब में स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा झंकृत होती हैं। लेकिन अगर इसको बोलते हैं का खा चा छा टा ठा ता था पा फा सा, तो इसमें स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती है, जैसे कुल कितने हैं वर्णमाला हमारे, तो 52, 33 जो है क्या है, 33 ये हैं, 33 इसको है, और शेष जो है स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो वर्णमाला है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर अल्प प्राण ये पूछा जा सकता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, वो अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। इसके अलावा यारा अलावा ध्यान रखना है जो अंतस्थ हैं। यहाँ भी देख लीजिए, का वर्ग ए स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ ऊष्म संयुक्त द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार विसर्ग, इतने व्यंजन हैं। और इधर आप सारे ह्रस्व दीर्घ संयुक्त स्वर प्लुत अनुनासिक और निरनुनासिक, ये हो गए आपके स्वर में आ गए। बाकी अल्पप्राण महाप्राण आप देख ही लिए, घोष और अघोष हमने बता दिया है, घोष और अघोष। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। वर्णमाला में इतना ही है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसको। अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे, सारे एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।